अस्सलामुअलैकुम क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मिलीशियस सॉफ्टवेयर के हमारे पास जो मिलीशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो बेसिकली मिलीशियस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिनके वो लेजिटिमेट या उनको अलाउ नहीं होता। तो इसी तरह से हमारे पास जो वायरस या बॉम्ब वगैरह या इस तरह से दूसरी जो भी चीज़ें बनती हैं उसको हम कहते हैं मालवेयर। मालवेयर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि दैट इज द मिलीशियस जो कि मिलीशियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिनके अलाउ नहीं होता। और वेयर से हमारे पास जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का आखिरी वाला जो वेयर है वो और मिलीशियस का मेल, ये दोनों ऐड करके जो है ना वो हमारे पास बना है मालवेयर। तो मालवेयर हमारे पास ईवल सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे बॉम्ब्स हैं, ट्रोजन हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हैं, रैट्स हैं, स्पैम है, ठीक है, और इस तरह के अगर अदर कोई सॉफ्टवेयर हैं तो दीज ऑल आर द मालवेयर। मालवेयर से मुराद वही ईवल सॉफ्टवेयर, ठीक है, यानी कि जो कि ऐसे काम या ऐसे टास्क परफॉर्म करते हैं जिनको नहीं करना। ठीक है, तो हमारे पास मालवेयर होते हैं जो कि हमारे पास ईवल सॉफ्टवेयर हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन दें तो हमारे पास क्या है, द मोस्ट वाइडली नोन टाइप्स ऑफ मालवेयर इज द वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्सेस। ये डिफरेंट कैटेगरीज में होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में जो है ये फॉल करते हैं। कुछ नेटवर्क वायरस हैं, कुछ सिर्फ जो है वो डेस्कटॉप वायरस हैं, कुछ जो है वो रिमोट एक्सेस के लिए यूज होते हैं। डिफरेंट इनकी अपनी अपनी डिफरेंट क्वालिटीज है। ठीक है, द फर्स्ट एक्सटर्नल मालवेयर अटैकर्स वर मालवेयर राइटर्स। ठीक है, पहला जो वो कह रहा है कि एक्सटर्नल अटैकर की अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे पहला होता है वो हमारे पास कौन है, जो कि मालवेयर को लिखता है। ठीक है, जो मालवेयर को राइट करता है। उसके बाद हमारे पास है वायरसेस एंड वॉर्म्स। वायरसेस एंड वॉर्म्स जो है ना ये हमारे पास मालवेयर की कैटेगरी में आते हैं। मालवेयर इज अ वेरी सीरियस थ्रेट। तो ये करें कि 2006 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक रिपोर्ट और रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया था, सर्वे, जिसमें उसने बताया था कि कंप्यूटर टू बी स्कैन फॉर मालवेयर। द सर्वे फाउंड, यानी कि टोटल जो उसने मशीन की है वो कह रहा है 5.7 मिलियन मशीन थी, लेकिन जो इन्फेक्टेड उसमें जो पीस फाइंड हुए हैं मालवेयर के वो 16 मिलियन है। यानी कि अगर उसने 5.7 मिलियन से बना दे के 57 लाख जो है वो उसने सिस्टम्स को या पीसीस को या मशीन्स को उसने स्कैन किया है, तो उसके बाद उसके पास जो रिजल्ट आया है वो कह रहा है कि उसमें उस 16 मिलियन यानी कि तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख जो ना मालवेयर पाया गया, इसके अंदर मालवेयर पाए गए हैं या मालवेयर मौजूद थे। ठीक है, वायरसेस एंड बॉम्ब्स में हमारे पास दूसरी चीज है हमारे पास वायरसेस। देखें, अभी तो खैर मालवेयर की बात कर रहा था, अब तो आ गया है वायरसेस के ऊपर। तो वायरसेस में हमारे पास क्या है, प्रोग्राम दैट अटैच themselves टू लेजिटिमेट प्रोग्राम्स ऑन द विक्टिम मशीन। सिंपल, ये हमारे पास नेटवर्क नहीं है। देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि मालवेयर या मिलीशियस सॉफ्टवेयर नेटवर्क का कौन सा है, तो आप कभी भी वायरस नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वायरस जो है ना ये सिर्फ मशीन के इनसाइड जो है ना वो आपके पास इलेजिटिमेट एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने आप को किसी न किसी लेजिटिमेट प्रोग्राम के साथ अटैच कर लेता है और वो विक्टिम की मशीन के अंदर, और क्या कहता है कि ये एक लेजिटिमेट प्रोग्राम है। तो बहुत आसान सी एग्जांपल है आपके पास के जैसे एक्सेल की फाइल है या वर्ड की फाइल है या कोई वीडियो फाइल है या कोई आपके पास जो है वो ऑडियो फाइल है। ठीक है, इस तरह की जो लेजिटिमेट फाइल्स हैं जो आपने अपने सिस्टम में रखी हुई हैं और आप जिनको लेजिटिमेट कह रहे हैं और जिनको आप यूज़ भी करते हैं, तो ये क्या करता है कि अपने आप को उनके साथ अटैच कर लेता है। और जब कभी भी आप जो है वो किसी भी फाइल को रन करते हैं, अगर जैसे सपोज एक्सेल की फाइल को रन करते हैं या वर्ड की फाइल को रन करते हैं, तो उस फाइल के साथ ही जो है ना आपके पास आपके साथ ये भी चलना शुरू हो जाता है। तो आप, लेकिन आपने तो लेजिटिमेट फाइल ओपन करी है ना, आपने इलेजिटिमेट फाइल तो ओपन नहीं करी। ठीक है, तो इसके साथ ये ओपन हो जाता है। नॉर्मली ये परेशान नहीं करता जब तक कि आप कभी भी किसी फाइल के ऊपर क्लिक ना करें जिसके साथ ये अटैच हो। ठीक है, लेटर व्हेन इन्फेक्टेड प्रोग्राम आर ट्रांसफर्ड टू अदर कंप्यूटर एंड रन द वायरस अटैच इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम
ऑन दोज मशीन, यानी कि खुद से नहीं जाता, इसको नेटवर्क की समझ नहीं होती। ठीक है, ये अभी हम आप जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि नेटवर्क की समझ होना या ना होना क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको नेटवर्क की समझ नहीं होती तो ये क्या करता है कि अपने आप को उस एक मशीन से दूसरी मशीन में अगर आप उस इन्फेक्टेड प्रोग्राम को या इन्फेक्टेड फाइल को लेके जाते हैं तो ये क्या करता है कि उस सिस्टम के अंदर भी अपने आप को रन कर लेता है। इसके अंदर एक क्वालिटी नहीं होती कि ये अपने आप को खुद से जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता। वायरस में ये चीज़ होती है। लेकिन अगर वायरस में और क्या स्प्रेड टुडे प्राइमरली बाय ईमेल इन्फेक्टेड अटैचमेंट्स, ठीक है, आल्सो बाय इंस्टेंट मैसेजिंग, फाइल ट्रांसफर, फाइल शेयरिंग प्रोग्राम्स, डाउनलोड्स फ्रॉम malicious वेबसाइट etc. थ्रू नेटवर्क एप्लीकेशन वायरसेस कैन स्प्रेड वेरी रैपिडली टुडे। अच्छा, ऐसा आपको लगता होगा कि शायद आपके सिस्टम में वायरस नहीं, लेकिन वायरसेस नॉर्मली होते हैं। कुछ तो वो वायरसेस हैं, वायरस तो नहीं कह सकते, उसको हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। वो तो खैर मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वो तो हम खुद से अपने कॉन्सेंट से जो है ना हम उसको इंस्टॉल करते हैं। वो तो खैर हमारे पास एक क्रैकर के तौर पे अस्सलाम आता है। वालेकुम सर। सर आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसमें अब ये कह रहे हैं कि वायरसेस जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। नॉर्मली मैंने आपको बताया कि अब क्योंकि कंट्रोलेबल है विंडोज 10 के अंदर, तो वो इस तरह की जितनी भी मलिशियस एक्टिविटीज है उनको रन होने नहीं देता। ठीक है, तो अब ये एक और चीज़ बता रहे हैं कि थ्रू नेटवर्क एप्लीकेशंस वायरसेस कैन स्प्रेड वेरी रैपिडली टुडे, यानी कि नेटवर्क एप्लीकेशन से बना दें कि आपने जैसे कभी गेम खेला होगा। लाइव गेम्स होते हैं हमारे पास जो कि हमें फ्रीली अवेलेबल होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। तो वो जब आप उसको रन करते हैं तो वो पहले इंस्टॉल होता है या वो एप्लीकेशन रन होती है, वो अपना डाटा बैकएंड पे बनाती है या कुछ फाइलें डाउनलोड करती है आपके कंसेंट से। आप उसको अलाउ करते हैं तो ही वो क्या करती है कि वो डाउनलोड कर पाती है वो एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन है, कोई गेम है या ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन है, कोई ऑनलाइन वर्ड का एडिटर है या ऑनलाइन एक्सेल का एडिटर है, तो वो आपको जो है ना फ्रीली अवेलेबल होता है और आप उसके ऊपर जाके क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो वो अपनी फाइल वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो उसमें आपकी कुछ ऐसी फाइल भी डाउनलोड होती है जो कि वायरस। अच्छा, जितने भी ऐसे वायरसेस होते हैं जो टाइम टू टाइम जिनकी जो है वो डेफिनेशन आती रहती हैं, तो उनको तो जो हमारे एंटीवायरस होते हैं, वैसे हमारे पास तो विंडोज़ के अंदर जो है वो विंडोज़ डिफेंडर है जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। तो नॉर्मली तो विंडोज़ डिफेंडर जो है वो उसको कैप्चर कर लेता है। लेकिन समहाउ ऐसा होता है कि जो बिल्कुल ही न्यूली वायरस होते हैं वो जब तक उसकी डेफिनेशन नहीं आती, विंडोज डिफेंडर भी उसको कैप्चर नहीं कर पाता, तो उस वक्त तक वो अपना काम कर लेता है। लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे कि आपको अगर आप अपने पास बहुत अच्छी जो है वो करना चाह रहे हैं सिक्योरिटी, तो उसके लिए आपको अपने पास अपडेट रखना पड़ेगा और अपडेट करना पड़ेगा अपनी विंडोज़ को। तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हम विंडोज़ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विंडोज़ हमारे पास जो है ना वो जनरल होम यूज़र कंप्यूटर है, पीसी जिसको कह लें पर्सनल कंप्यूटर है। तो हमारे पास हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मली उसकी जो अपडेट है वो ऑफ रखते हैं क्योंकि हमने क्रैक वर्जन यूज़ किया होता है। तो आपका विंडोज़ डिफेंडर क्या करता है कि वो क्योंकि उसमें डेफिशिएंसीज तो इंस्टॉल हैं, तो वो क्रैक में साथ ही में जो है ना वो आपका आपकी जो विंडोज़ है वो उसको भी कैप्चर कर लेता है और ये बता देता है कि जो आपकी विंडो है ये जेन्युइन नहीं है। ठीक है, तो हम उसको ऑफ रखते हैं। हम इसीलिए ऑफ रखते हैं कि भाई ना विंडोज़ अपडेट होगी, ना न्यू डेफिनेशन आएंगी, और ना जो है वो हमारा सिस्टम जो है वो कैप्चर हो पाएगा, ना विंडोज कैप्चर हो पाएगी और हम जो है वो इसको यूज कर पाएंगे। क्लासिक मालवेयर हमारे पास कौन सा एग्जांपल, व्हेन मैकिंटोश यूजर्स सर्च BitTorrent sites in early 2009 they found that they were able to download the newly released CS4, ठीक है, काउंटर स्ट्राइक 4 की बात करें। they would also download a program on the downloaders computer to crack the software. The copy of CS4 was clean. However, when the downloader ran the cracking program, he or she got a dialog box saying Adobe CS4 crack install required that you type your password. अब देखें, ये Adobe CS4 की बात कर रहा है। अगर किसी ने Adobe पे काम किया है तो उसको पता होगा कि Adobe का CS7 या 6 चल रहा है अभी, लेटेस्ट वर्जन जो है 2009 में CS4 ही होगा। 2-3 साल बाद ये लोग रिलीज करते हैं।
तो उसमें ये कह रहा है कि ये एक तरह का वायरस था, उसमें क्रैक था, और वो कह रहा है कि जब आप उसको क्रैक को इंस्टॉल करते हैं तो ये क्या कह रहा है कि क्रैक रिक्वायर्ड दैट यू टाइप योर पासवर्ड। ठीक है, तो वो आपको आपका पासवर्ड आपसे मांगता है, सिस्टम का पासवर्ड। तो ये भी एक तरह से वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है, इसको ये था मैक ट्रोजन होस्ट फाउंड इन पायरेटेड एडोबी CS4 http://blogs.zdnet.com के ऊपर इसका ये मौजूद है। अगर आप चाहें तो इसका आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि मतलब ट्रोजन होस्ट जो है ना वो मैकिन्टोश भी उससे जो है वो सिक्योर नहीं है। नॉर्मली हम अब कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो एप्पल या मैकिन्टोश है वो दे आर द मोस्ट सिक्योर सिस्टम। जैसे हम आईफोन की बात करते हैं, लेकिन they are secure, but if the people are not well aware, the system will not safe। ठीक है, तो असल चीज़ है अवेयरनेस भी होनी चाहिए आपको कि उसकी जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसको आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। वॉर्म्स है हमारे पास, वॉर्म्स में फुल प्रोग्राम दैट डू नॉट अटैच देमसेल्व्स टू अदर प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ गया। चेंज कैसे आ गया कि वायरस और वॉर्म्स में फ़र्क आ गया। वायरस में हमारे पास क्या था कि वो अपने आप को किसी फाइल के साथ या किसी प्रोग्राम के साथ अटैच कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर किसी फाइल के साथ वो अपने आप को अटैच करता है, और हम जब कभी भी विंडोज के अंदर किसी फाइल को क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो बैकएंड पे क्या चलता है? क्या कोई प्रोग्राम चलता है या फाइल चलती है? एनीवन एल्स? ठीक है, जब कभी भी हम किसी भी फाइल को अपने विंडोज प्रोग्राम के अंदर जब कभी भी हम ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो वो किसी ना कोई प्रोग्राम होता है जो कि उसको जो है ना वो रन करता है। तो अगर हम वर्ड की फाइल पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली वर्ड की फाइल को ओपन करने के लिए बैकएंड पे एक प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड MS वर्ड। इस तरह से अगर हम एक्सेल की बात करें तो उसके लिए एक MS एक्सेल का प्रोग्राम है। अगर हम एक .mp3 की फाइल करेंगे पे डबल क्लिक करते हैं तो उस फाइल को रन करने के लिए बैकएंड पे कोई प्रोग्राम होना चाहिए, जो कि हमारे पास जैसे VLC प्लेयर है, विंडोज मीडिया प्लेयर है, विंडोज ऑडियो प्लेयर है। तो इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। तो वो क्या करता है कि जब हमारे पास अगर किसी फाइल के साथ अपने आप को वायरस अटैच कर लेता है तो बेसिकली वो पीछे बैकएंड पे प्रोग्राम रन हो रहा होता है। जब आप डबल क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम रन होता है, और वो XE की फाइल बैकएंड पे पड़ी होती है जो आपकी बार रन हो रही है। आप चाहें तो डायरेक्टरी में जाके देख लीजिएगा। यू ऑल्सो कैन सी दैट के व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ स्टार्टिंग द फाइल। अगर किसी फाइल पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो उसका वो कैसे चलती है, उसका प्रोग्राम कैसे रन होता है, कैसे डायरेक्टरी में से वो एड्रेस उठाता है उस फाइल का और उसको जो है वो अटैच कर रहा होता है उस प्रोग्राम के साथ। क्योंकि अगर एक वर्ड की फाइल D ड्राइव में पड़ी हुई है लेकिन C ड्राइव में तो आपका प्रोग्राम पड़ा हुआ है, तो वो कैसे उसको रिलेट कर रही होती है विंडोज। तो असल में तो आप D ड्राइव में पड़ी हुई एक फाइल को डबल क्लिक करते हैं, लेकिन ओपन क्या होता है कि C ड्राइव में से जाके विंडो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम जो है ना वो रन होने लग जाता है। ठीक है, पहले वो रन होता है, फिर वो उस फाइल को लोड करता है, लोड करके फिर उसको जो है ना वो आपको अपेयर करके दिखा देता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये होता वॉर्म जो है ना ये वायरस की तरह ही होता है। कैन स्प्रेड बाय ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड फाइल ट्रांसफर। इन जनरल worms act much like viruses and can spread via email and in other ways that viruses spread। ठीक है, ये वैसे ईमेल के थ्रू जो है ना वो आपके पास स्प्रेड होता है और सेम लाइक जो है ना ये वायरस की तरह ही काम कर रहा होता है, और लेकिन ये अपने आप को किसी प्रोग्राम के साथ जो है क्या करे अटैच नहीं करता। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपगेशन क्या है worms की? Direct propagation worms can jump from one computer to another without human intervention on the receiving computer। ये आपको शायद याद हो, थोड़ी देर पहले मैंने ये डिस्कस किया था कि हम जब वायरस की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि वायरस जो है वो नेटवर्क को नहीं समझता। नेटवर्क को कौन समझता है? वॉर्म समझता है। तो आप देखें कि अगर मैं इस नेटवर्क में, मैं अभी जिस नेटवर्क में मौजूद हूँ, और अगर किसी एक सिस्टम में भी वॉर्म मौजूद है, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे सिस्टम में खुद ही जंप कर जाएगा। आप जैसे ही किसी नेटवर्क का पार्ट बने तो उस नेटवर्क के अंदर वो अपने आप को खुद ही जंप करवा लेगा। ठीक है, लेकिन वायरस के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती, वो अपने आप को जंप नहीं करवा सकता। कंप्यूटर मस्ट हैव वल्नरेबिलिटी फॉर डायरेक्ट प्रोपगेशन टू वर्क। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना ये इस तरह की जो वल्नरेबिलिटीज हैं उसको उसको काम करने के लिए ना हमारे पास कंप्यूटर के अंदर की कैपेबिलिटी एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो इस तरह के जो जंप्स हैं उनको रोक सके। एक्सट्रीमली डेवलप बिकॉज दे डू नॉट हैव टू वेट फॉर यूजर्स टू एक्ट। ठीक है, अब देखें, मैं ये बड़ी आसान सी बात कर रहा है कि अगर मेरे पास मैं एक नेटवर्क में मौजूद, एग्जाम्पल चले मैं अपने इसी इंस्टीट्यूट की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क लगे हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क हैं।
और मैं भी उस लोकल एरिया नेटवर्क का किसी एक का पार्ट हूँ, लेकिन सारे कंप्यूटर जो है वो आइडल कंडीशन में। आइडल से मतलब ये है कि कोई भी उस वक्त उन पर काम नहीं कर रहा, दे आर इन रनिंग मूड बट दे आर इन आइडल कंडीशन। तो अगर 100 पीसी लगे हुए हैं और मैं लाके अपना एक लैपटॉप लगाता हूँ और एक मैं वॉर्म जो है वो स्प्रेड कर देता हूँ किसी एक कंप्यूटर के ऊपर जो स्प्रेड करता हूँ, तो जितने भी आइडल कंडीशन में कंप्यूटर मौजूद है जो नेटवर्क पे कनेक्टेड है, उन सब पे वॉर्म जो है ना वो आपके पास स्प्रेड हो जाएगा। उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है, या लाजमी नहीं है कि कोई यूजर या उस कंप्यूटर के अंदर जब तक कोई एक्ट परफॉर्म हो तो ही जो है वो आपके पास वायरस या वॉर्म जो है ना, सॉरी वॉर्म जो है ना वो रेप्लिकेट कर पाए। ठीक है, तो ह्यूमन की इंटरवेंशन के विदाउट जो है ये अपने आप को प्रोपेगेट कर रहा होता है। ठीक है, रैपिडली बिकॉज दे डू नॉट हैव अ वेट फॉर यूजर एक्ट, जो हमने अभी बात करी। अच्छा, direct propagation worm jump directly to computer that have vulnerabilities, then they use these computer to jump to the other computer all without any action to the user। ये पिछली वाली में हम बात कर चुके हैं। रिसर्चर एट यूसी बार्कले, ठीक है यूनिवर्सिटी होगी ये बार्कले की, a worst case direct propagation worm could do $50 billion damage to the US। ये इसने बताया कि यहाँ पे एक कोई आर्टिकल है टेक वेब के ऊपर जिसमें वो बता रहा है कि डायरेक्ट प्रोपेगेशन का कोई फॉर्म था जिसने के $50 बिलियन का जो है ना वो डैमेज किया। ठीक है, तो ये एक उसने एक आर्टिकल बताया, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक और बताता है स्लैमर वॉर्म के बारे में। एक आपके पास केस स्टडी है कि 25 जून 2003 में द स्लैमर वॉर्म एक्सप्लोडेड अक्रॉस द इंटरनेट इन 10 मिनट्स before a handful of people knew it existed। Slammer had infected 90% of all vulnerable computer on the entire internet। ठीक है, तो एक इंटरनेट है हमारे पास और उसके ऊपर उसने क्या किया कि 90% जो सिस्टम्स है उनको वल्नरेबल कर दिया था उसने 10 मिनट के अंदर।